सुनिए बुआ ध्यान से, रे देखिए, जर्मनी का एकीकरण, कोची का एकीकरण बुआ? देखिए सबसे पहले हम लोग बुआ पढ़े फ्रांस पढ़े, अरे फ्रांस पढ़े ना, फ्रांस के बाद कोची पढ़े? इटली। इटली में सुनिए, इटली में एकीकरण हुआ था 1800 के में 71 में, और जर्मनी में भी एकीकरण कब होगा? 1871 में, समझे? इटली में भी एकीकरण, मान ले जहानाबाद में जो बाजार है, तो भेमड़ में बाजार है कि नहीं? टाइम ये टाइम में भेमड़ में बाजार है तो किनारी में बाजार है कि नहीं है? लेकिन जब पढ़िएगा तो एक के साथ सब पढ़िएगा, अलग अलग ना पढ़िएगा, किनारी के अलग पढ़िएगा, भेमड़ के अलग पढ़िएगा। लेकिन इस टाइम में किनारी में बाजार तो जहाना बाजार है कि नहीं? इस टाइम में जहाना में बाजार तो दिल्ली में बाजार है कि नहीं? लेकिन अगर दिल्ली की बात किया तो फिर पढ़िएगा तो सबके अलग अलग पढ़िएगा। तो जानते हैं सब कह रहा था ना कोची कि भैया मेटरनिख इतना दिन तक कैसे जिंदा रहे? मेटरनिख कितना दिन तक? शुरू से मेटरनिख जिंदा नहीं, मेटरनिख इतना दिन जिंदाबाद नहीं हुई है, जितना दिन उसका है उतना दिन जिया। लेकिन जानते हैं कोई आदमी है, सही बताइए, जैसे मान लिया हम पढ़ाएं तो हम दिन भर में आपको भी पढ़ाएं, सवेरे 2 बैच को पढ़ाएं, फिर 12th वाला को पढ़ाएं, जहानाबाद पढ़ाएं, एक दिन में हम कई जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और यदि आप उसका किसी का इतिहास पढ़िएगा तो एक के तो सब पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा। लेकिन आदमी तो काम सगरों किया है, लेकिन पढ़िएगा तो इतिहास को चिके पढ़िएगा, तोड़ तोड़ के अलग करके ना पढ़िएगा। समझे बात के? सुनिए जर्मनी में जब, अरे सुनिए, जब इटली का एकीकरण हो रहा होगा, जब इटली में आंदोलन हो रहा होगा, तो क्या जर्मनी में आंदोलन नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। क्या फ्रांस में उसमें आंदोलन नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। लेकिन आप इतिहास को पढ़िएगा तो जर्मनी, फ्रांस, इटली सब एक के साथ पढ़िएगा, तब तो पता नहीं चलेगा कि कोची पढ़े है कि नहीं। सबको क्या पढ़ेगा? तोड़ तोड़ के अलग अलग करके पढ़िएगा। इसी चलते बुआ लगता है ना कि मेटरनिख शुरू से लेके अंतिम तक पूरा मेटरनिख की कहानी है। पहला चैप्टर शुरू से लेकर के अंतिम तक किसका कहानी है? मेटरनिख का, उसी का कहानी है। सुनिएगा ध्यान से बुआ। देखिए हम लोग फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित कर दिए ना बाबू। और फ्रांस के बाद कहाँ करना है हम लोग को? कर दिए, इटली में भी कर दिए। इटली के एकीकरण करने में कितने लोगों का योगदान है? 3 लोगों का। उसके बाद में फिर कौन लोग है बुआ? कहाँ करना है बोलिए? जर्मनी में। कहाँ बुआ? जर्मनी में। देखिए जर्मनी का एकीकरण अगर आप कर दिए तो समझिए कि आपका चैप्टर कुछ हो गया बुआ, दही खत्म। इस सप्ताह में जो आपका है बुआ, इस क्लास में, इस सप्ताह में आपका पूरा चैप्टर कुछ हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। इसका पूरा आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितना ब्रिलियंट हो, टारगेट हो, जहां से भी क्वेश्चन हो आप बना के देखिए, और हम आपको खुद पहले क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? दे देंगे। कुछ अगर पॉइंट वैसा रहेगा तो जो छूटा रहेगा उसके ऊपर लिखवा देंगे। और जो भी विद्यार्थी हैं अगर वैसा लगे कि दीपक भाई पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको बोलिएगा, फिर से आपको क्या करेंगे? लिखवा देंगे, जिससे कि आपका एग्जाम और प्लस में आपको एकदम एक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे ना? सुनिए बुआ ध्यान से देखिए, कहता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का देखिए, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी एक क्या है बुआ? देश। जर्मनी एक क्या है? देश। अब बुआ फ्रांस का एकीकरण जब सफल हो गया तो फिर किसका एकीकरण करना था? इटली का। इटली के एकीकरण करने से पहले हम लोग उसका चौहद्दी, उसके बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? 13 क्षेत्र में बटा था, तो 13 क्षेत्र के पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना बुआ? सुनिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ कोची के? जर्मनी के। कोची के पढ़ने जा रहे हैं? तो जर्मनी के पढ़ने जा रहे हैं बाबू। तो जर्मनी के पढ़ने से पहले जर्मनी के चौहद्दी को जानिए। ये जर्मनी का एकीकरण तो आपको समझाया बुआ। एकीकरण क्या है? बिखरे हुए राज्य या बिखरे हुए क्षेत्र को एक करना ही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। बिखरे हुए राज्य या बिखरे हुए क्षेत्र को एक करना ही क्या कहलाता है बुआ? एकीकरण कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत बुआ नहीं। अब सुनिएगा, बढ़िया से बात को समझिएगा। कहता है जर्मनी का एकीकरण करना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जर्मनी का एकीकरण करना इतना आसान बात नहीं है जितना आप फ्रांस में कर लिए आसानी से ना, जितना आसानी से आप इटली का एकीकरण कर लिए हैं, जर्मनी का संभव नहीं है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बहुत आपको पहले वो स्ट्रगल करना पड़ेगा।
और जर्मनी का करने को पहले उसको हम चौहद्दी को जानते हैं। ठीक है, देखिए जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र को पढ़ते हैं। कौन क्षेत्र बउआ? उत्तरी क्षेत्र। जैसे मैप, मेरे को मैप सही पारा है नहीं, इतना जान लीजिएगा। और मैप तो आप देखते हैं कोचिंग में, नक्शा में देखेंगे ना, तो नक्शा में देखेंगे तो ऐसे रहेगा मैप। वर्ल्ड मैप देखे हैं? अरे ग्लोब रे ग्लोब, तो ग्लोब में देखिएगा वो तो वर्ल्ड मैप तो ऐसे है ना। सुनिएगा, ये तो फिगर में ना है ऐसे, सुनिएगा ध्यान से। हालांकि उतना सही भी नहीं पा रहा है। देखिए कहता है कुछ डिजिटल बोर्ड रहता है, कड़ा सुना खींच के लाते हैं, पूरा जूम कर करके ऐसे करके देखा। सुनिएगा ध्यान से। अरे लड़का देखिए, अरे सुनिए, कहता है हम लोग पहले चौहद्दी को जानते हैं। हम लोग पहले कुछ जानेंगे बुआ, चौहद्दी को जानते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण करना, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए आपको इटली का एकीकरण जो है आपको मालूम होना चाहिए। और जो इटली का एकीकरण नहीं पढ़े हैं, देखिए उनको बुआ जर्मनी समझ में नहीं आएगा। और जो इटली का, जो फ्रांस का एकीकरण, मैंने फ्रांस में क्रांति नहीं लाए होंगे, तो इटली में एकीकरण समझ में आएगा? उनको नहीं आएगा। और जो पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे फिर दूसरा चैप्टर उनको क्लियर नहीं होगा, इतना जान लीजिए। होगा लेकिन थोड़ा मोड़ा एल्टीना कुछ होगा, झिलमिलाएगा। सुनिएगा ध्यान से बुआ, कहता जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में प्रोस्टेट लोग रहते थे। कौन लोग बुआ? इधर वाला जो एरिया है ना बाबू, ये जर्मनी के कौन क्षेत्र है रे बुआ? उत्तरी क्षेत्र। सुनिएगा ध्यान से, तो जर्मनी के उत्तरी इलाका में कौन लोग रहते थे बाबू? प्रोस्टेट लोग। कौन लोग बुआ? प्रोस्टेट लोग रहते थे। बढ़िया सुनिएगा छोटे, ये सब जीके पूछेगा। जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते थे बुआ? प्रोस्टेट लोग। बोलो कौन लोग बुआ? जर्मनी के उत्तरी इलाका में प्रोस्टेट लोग क्या करते थे? निवास करते थे। और वो जितने भी प्रोस्टेट लोग जो थे वो ईसाई धर्म को मानते थे। कौन धर्म बुआ? प्रोस्टेट लोग कौन धर्म मानते थे? ईसाई धर्म मानते थे। सुनिएगा बुआ ध्यान से, जर्मनी के उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते हैं? बोलो बुआ। आज के कहानी में अगर दिक्कत होगा तो कल बिस्मार्क नहीं समझ पाइएगा, समझे? बिस्मार्क काउन काबुर से भी बड़ा खिलाड़ी है, समझे? बिस्मार्क के सामने काउन काबुर कुछ नहीं है। आपको सिखाएंगे कि एक से बड़ा कूटनीतिज्ञ कैसे बना जाता है। प्रोस्टेट लोग कौन क्षेत्र में है बुआ? जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं? और प्रोस्टेट लोग कौन धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म। वहां उत्तरी जर्मनी में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है बुआ, उस क्षेत्र का नाम है प्रसा। कौन बउआ? कुछ नाम है वैसे, ये ऐसे क्षेत्र है ना, इलाका ऐसे ऐसे क्षेत्र है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। कोची बउआ? कोची रे? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। लेकिन जर्मनी के सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे विकसित क्षेत्र वो कौन था बउआ? प्रसा था। और प्रसा के शासक जो था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। कुछ नाम था बउआ? फ्रेडरिक विलियम। कोई नाम था रे? विलियम प्रथम सुनिएगा कोची बउआ? फ्रेडरिक विलियम। कुछ नाम था रे? देखिए सुनिए ध्यान से, जर्मनी के हम लोग उत्तरी क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, अभी दक्षिणी पढ़ रहे हैं। चारों चौहद्दी पढ़ेंगे तब ना जानेंगे जर्मनी क्या है। तो जर्मनी के उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते हैं बउआ? प्रोस्टेट लोग। अरे लड़का, जर्मनी के उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते हैं? प्रोस्टेट लोग। और प्रोस्टेट लोग जो है वो कौन धर्म को मानते थे?
बोलिए बउआ, ईसाई धर्म को। एने वाला लोग के बात कर रहे हैं हम, एने वाले की बात कर रहे हैं। कौन वाला की हम बात कर रहे हैं? उत्तरी की, दक्षिणी की, पूर्वी की, पश्चिमी? अरे उत्तरी की, दक्षिणी की, पूर्वी की, पश्चिमी? उत्तरी की बात कर रहे हैं। तो जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट लोग निवास करते हैं, बार बार बोल रहे थे। अब प्रोटेस्टेंट लोग कौन धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म। और उत्तरी जर्मनी में सबसे ज्यादा विकसित एक क्षेत्र था, और उस क्षेत्र का नाम कोई था बुआ? क्या नाम था बुआ? प्रसा। और प्रसा के जो शासक थे उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम। क्या नाम था बुआ? फ्रेडरिक विलियम, समझे? और फ्रेडरिक विलियम जो है वो ज्यादा लोकतंत्र इस सब पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो राजा थे। क्या थे बुआ? राजा थे। फ्रेडरिक विलियम बस इस सब पे विश्वास नहीं, सब पे ध्यान नहीं देते थे, और वो मेटरनिक पर भी उतना ध्यान नहीं देते थे। क्या हुआ? ठीक है, सुनिएगा, सुनिएगा। फ्रेडरिक विलियम जो है इस सब बातों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। अब सुनिएगा, कहता है जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में, अगल बगल का कौन कौन क्षेत्र है? तो जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र के अगल बगल के जो क्षेत्र हुआ, सुनिएगा, अरे लगा, जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र के अगल बगल का क्षेत्र हुआ, देखिएगा, बताइएगा। एक है वो डेनमार्क है, कौन है हुआ? डेनमार्क है। फिर कहते हैं वो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। होल्स्विंग है, होल्स्विंग है कि होल्स्टीन है? होल्स्विंग है, एगो होल्स्विंग है, एगो होल्स्टीन है। एगो होल्स्विंग और होल्स्टीन है, प्रूव होगा इसलिए। सुनिएगा, अरे लगा, देखिए इतना अब हुआ जर्मनी के उत्तरी एरिया का ये सब बात है बुआ। देखिएगा, जर्मनी के उत्तरी एरिया में, उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते थे बउआ? प्रोटेस्टेंट लोग। कौन लोग बउआ? प्रोटेस्टेंट लोग। जर्मनी के कौन है? जर्मनी के, देखिए अगर आप नक्शा समझ गए बउआ तभी जर्मनी का एकीकरण आप समझ पाएंगे, इतना जान लीजिए। ये बुआ एगो होल्स्विंग, एगो होल्स्टीन, एगो सेल्सविंग है, सही बोला। ये सब क्षेत्र है, सुनिएगा, अरे लगा, ध्यान दीजिए। देखिएगा, अरे लड़का, देखिए सुनिएगा, जर्मनी के उत्तरी पढ़ रहे हैं कि दक्षिणी पढ़ रहे हैं? इतना बार रिकॉल कर रहे हैं, इतना बार। जर्मनी के उत्तरी इलाका में कौन लोग निवास करते हैं? प्रोटेस्टेंट लोग। बोलो बुआ, कौन लोग? प्रोटेस्टेंट लोग। और जर्मनी में देखिएगा आगे चल के धार्मिक लड़ाई होगा, इसलिए ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं। और जर्मनी के उत्तरी एरिया के जो निवासी हैं, बोलो कौन लोग? प्रोटेस्टेंट लोग। कौन धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। और जर्मनी के सबसे बड़ा विकसित एरिया और सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र था प्रसा। कौन है रे? और प्रसा का शासक कौन था बुआ? फ्रेडरिक विलियम। क्या फ्रेडरिक विलियम लोकतंत्र चाहता था? बोलिए। और फ्रेडरिक विलियम ना लोकतंत्र चाहता था, और फ्रेडरिक विलियम जो बुआ एकरा लोकतंत्र फुकन से कोई मतलब एकरा नहीं था। समझ गए बात? और उत्तरी जर्मनी के अगल बगल का क्षेत्र हुआ डेनमार्क है, बाल्टिक सागर है, नॉर्थ सागर है, एगो कौन सागर हुआ? नॉर्थ सागर है, होल्स्विंग है और सेल्सविंग। ये सब हुआ जर्मनी के अगल बगल का क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने क्या होता है? इलाका। क्षेत्र माने क्या होता है? ये उत्तरी जर्मनी कितना पढ़े हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी जर्मनी। तो दक्षिणी जर्मनी में बुआ, इधर बात करते हैं, इधर कौन जर्मनी बुआ? इधर का एरिया है कौन जर्मनी बुआ? इतना दूर दक्षिणी जर्मनी है। तो दक्षिणी जर्मनी में जो है कौन लोग निवास करते थे? कैथोलिक। कौन लोग बुआ? कैथोलिक लोग निवास करते थे। और सुनो रे लगा,
जर्मनी के दक्षिणी एरिया में, जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र में कैथोलिक लोग क्या करते थे बुआ? निवास करते थे। और जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र में कैथोलिक लोग जब निवास करते थे तो इनके कैथोलिक लोग के एक मेन नेता होता था। कैथोलिक लोगों का एक मेन क्या होते थे बुआ? नेता होते थे। देखिए बुआ, अरे सुनो छड़े ध्यान से। जर्मनी के दक्षिणी एरिया में कौन लोग निवास करते थे बाबू? बोलिए जी, अरे बोलो ना भाई। कैथोलिक लोग। कौन लोग बुआ? कैथोलिक लोग। कैथोलिक लोग को मेन, कैथोलिक लोग जो होते थे ना, उसका एक नेता होता था और उस नेता को बउआ एक संघ चलाता था। उस संघ को कहा जाता है डायट संघ। कौन संघ होगा? डायट। उस संघ को क्या कहते थे बुआ? बोलो रे, डायट संघ कौन लोग चलाते थे बुआ? और सुनो, ईसाई धर्म कौन लोग मारे बुआ? प्रोटेस्टेंट लोग। ये कौन जर्मनी में बुआ? अच्छा, कैथोलिक लोग कौन जर्मनी में है? दक्षिणी जर्मनी में। कहता है दक्षिणी जर्मनी के अगल बगल का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बुआ जानते हैं कौन? स्विट्जरलैंड। कौन बुआ? स्विट्जरलैंड है। इटली है बुआ, अभी जो आप पढ़े इटली पढ़ ली। और बुआ ऑस्ट्रिया है। कौन है बुआ? सुनिएगा, यही लड़का बोल रहा है, यही ऑस्ट्रिया हमेशा क्या करेगा? कम करता। सुनिएगा, फिर से रिकॉल करें, इतना बार रिकॉल करेंगे क्योंकि जर्मनी अगर आप समझ गए बुआ तो पहला चैप्टर का न सही, पहला चैप्टर का मेन रीड है कौन बुआ? जर्मनी का एकीकरण। समझे? सुनिएगा ध्यान से, बोलो बुआ। जर्मनी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बुआ? एकीकरण। इतना बार रिकॉल करें कि उतना आप घर पर भी नहीं पढ़ते होंगे। और जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से जब शुरू करते हैं, जब रिकॉल करते हैं, ओकरा बाद भी ये हालत है। सुनिए, जर्मनी का कुछ बुआ एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में हम लोग पहले कोई क्षेत्र को बांटते तो क्षेत्र क्या होता है? 4 गो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, 4 गो जब क्षेत्र होगा तो जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में बोलो बुआ कौन लोग निवास करते थे? प्रोटेस्टेंट लोग। कौन लोग बाबू? जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट लोग निवास करते थे। और प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो कौन धर्म मानते थे? क्लियर है ना रे? और ईसाई लोग तो है ही थे, लेकिन जर्मनी के सुनिएगा बउआ ध्यान से। रे, तो जर्मनी के उत्तरी एरिया के सबसे बड़ा और सबसे विकसित क्षेत्र कौन था? कौन बउआ? देखो, कहा जाता है ना कि अगर कोई आदमी को बुआ बनल बनावल संपत्ति मिल जाता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। एक बुआ बनल बनावल क्षेत्र मिल गया प्रसा, और प्रसा पूरे जर्मनी का सबसे विकसित और सबसे बड़ा क्षेत्र है, अशक्तिशाली क्षेत्र है। लेकिन अगर राजा बउआ कौन है? डरपोक। कौन है बुआ? देखो रे, वो यही होता है। भगवान किसी को किसी ने कोई चीज छीन ही लेते हैं। किसी को वो ताकत देते तो दिमाग नहीं, किसी को दिमाग दिए तो शक्ति नहीं, किसी को धन दिए तो कोई आदमी नहीं है, जन नहीं है। देखिएगा, कोई यहाँ बुआ बड़ी सारा फल है तो खाएगा नहीं है, कोई खाए वाला है तो फिर फर ही नहीं रहा। ऐसा होता है। सुनिएगा, अरे बुआ ऐसा होता है कि नहीं? फ्रेडरिक विलियम को बताओ, अरे लड़का, पूरे जर्मनी का, फ्रेडरिक विलियम पूरे जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है बुआ? प्रसा। और प्रसा के क्या बना हुआ है? राजा। लेकिन ये लोकतंत्र फोकतंत्र कभी नहीं चाहता। नहीं चाहता कि लोकतंत्र बंद ना हो, बस खाली क्या रहे? राजतंत्र रहे। एक मेटरनिक से कोई लेना देना नहीं था। इना मेटरनिक से लेना न रखता था और ना कोई से नहीं। ये हमेशा डरपोक था, आराम से चाहता कि मेरा राजपाट हमेशा चलता रहे, बस इसको इतना ही मतलब था।
बाकी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था। किसको बउआ? क्या बताइएगा बउआ, फ्रेडरिक विलियम के अंदर में राष्ट्रवादी गुण है? बोलो, राष्ट्रवादी गुण है? नहीं गुण है। राष्ट्रवादी गुण होने के लिए तो वो पूरे देश के लिए काम करना पड़ता है। चलिए तो उत्तरी पढ़ लिए। अब ये दक्षिणी जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी में कौन लोग निवास करते थे बाबू? बोलो रे, कौन लोग दोस्त? कैथोलिक ना बाबू। दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक निवास करते हैं, और कैथोलिक लोग जो है एक संघ चलाते थे, उसका मेन नेता होता था। वो कौन संघ बउआ? डायट संघ। और दक्षिणी जर्मनी के दक्षिणी जर्मनी के जो है अगल बगल का एक इलाका होता था। तो दक्षिणी जर्मनी के अगल बगल का जो इलाका था ना बुआ, उस इलाका कौन कौन था? वो स्विट्जरलैंड। कौन था बुआ? स्विट्जरलैंड। इस सब के नाम बोलो। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू किए थे, ये सब पहले ही नाम लिए थे कि नहीं लिए थे? बोलो, यही सब के चलते नाम लिए थे बुआ। इटली है ना, और ऑस्ट्रिया है, ये सब दक्षिणी जर्मनी के अगल बगल का क्या है? और वह जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र में, जर्मनी के कौन क्षेत्र बउआ? पूर्वी क्षेत्र का एक अगल बगल का क्षेत्र है, उसका नाम है पोलैंड। कुछ बुआ? पोलैंड। सुनो रे कहानी बुआ। कौन बुआ? तो जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र में कौन बुआ है? पोलैंड। देखिए, तो पोलैंड के लोग बस उससे कोई लेना देना उसको उतना मतलब नहीं रहता था। ओकरा सब मेन कौन था? उत्तरी जर्मनी। मेन कौन था? उत्तरी जर्मनी। और दक्षिणी जर्मनी उतना मेन था क्योंकि यही दोनों में तो लड़ाई चलता था, उत्तरी दक्षिणी में। पूर्वी में कौन लोग रहते थे बुआ? नहीं, पूर्वी में कोई लोग नहीं। पूर्वी जर्मनी के एक क्षेत्र है, इलाका है, उसका नाम कुछ बुआ? पोलैंड। एक पश्चिमी जर्मनी है बुआ, उसका एक अगल बगल के राजा कौन क्षेत्र कौन बुआ? यहाँ फ्रांस है। कौन है बुआ? कौन है बुआ? फ्रांस। देखिए सुनिएगा बुआ, बढ़िया से बताइएगा। उत्तरी जर्मनी में, जर्मनी के क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आता है? तो नॉर्थ सागर, डेनमार्क है, बाल्टिक सागर है। दक्षिणी जर्मनी में कौन कौन क्षेत्र है? स्विट्जरलैंड, इटली है, ऑस्ट्रिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। पूर्वी जर्मनी में कौन है बुआ? पोलैंड। कौन है? और पश्चिमी जर्मनी में कौन है बुआ? फ्रांस। कौन है बाबू? कहा जाता है कि उत्तरी जर्मनी में एक सबसे विकसित क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं कि पूरे जर्मनी का सबसे विकसित क्षेत्र। अगर शक्तिशाली कहिए, ताकतवर कहिए, बलशाली कहिए, विकसित कहिए, तो कौन था बुआ? और प्रसा का शासक कौन था बुआ? 10 बार बोल दिए होंगे अब तक। इटली का एकीकरण करना इतना आसान नहीं था। जर्मनी कुछ के बुआ? जर्मनी का एकीकरण करना इतना आसान बात नहीं। ये बताइए, एकीकरण समझ में आता है ना? एकीकरण ओकरा कहते हैं बिखरे हुए क्षेत्र को क्या कहते? इटली में तो 13 क्षेत्र में बटा था ना। जर्मनी 300 क्षेत्र में बटा। कितना बहुआ? 300 छोटे छोटे प्रांत। बोलिए वो प्रांत माने क्या होता है? वो प्रांत माने क्या होता है? राज्य होता है। सुनिएगा ध्यान से, जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्य में, 300 छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ है। अब बोलिए बुआ 13 गो था बटल, ओकरा करे में इतना संघर्ष करना पड़ा जो 300 है। समझ रहे बात के ना? कितना मुश्किल है काम, है ना मुश्किल। देखिएगा तो सुनिएगा बुआ रे, जर्मनी कितने क्षेत्र में बटा हुआ था बुआ? 300 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? और जर्मनी के एकीकरण करना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि जर्मनी में 300 क्षेत्र में, 300 क्षेत्रों में 300 राज्य, 300 प्रांत में क्या था? बटा हुआ था। और 300 में बुआ उसका 300 प्रधानमंत्री, 300 राजा होगा, और 300 के अपन क्या होगा? जनता होगा कि नहीं होगा? अरे वो 300 के अपना अपना राज्य होगा, अपना अपना शासक, अपना अपना प्रधानमंत्री, अपना अपना प्रजा होगा कि नहीं होगा? अब सुनिएगा, वो 300 में बउआ, 300 में सबसे विकसित, सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर कोई क्षेत्र था तो पूरा देख रहा है ना?
और वहां का जो शासक है कौन है बुआ? बोलोगे कौन है बुआ? वहां का जो शासक है वो कौन है बुआ? फ्रेडरिक विलियम। कौन है बुआ? फ्रेडरिक विलियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? सुनिए, कहता है जर्मनी का एकीकरण करना आसान बात नहीं था, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। तब फिर बोलेंगे कि भैया मेटरनिख फिर यहाँ आ गए, आते ना हुए कि अगर काम में था कि लोकतंत्र लागू नहीं होने देना, और सगरो यही चाहता था, समझे? सगरो क्या चाहता था कि लोकतंत्र लागू नहीं होने देना। तो जर्मनी का एकीकरण तो हो ही जाता, लेकिन जर्मनी के एकीकरण को रोकने में, एकीकरण करने के रोकने में सबसे बड़ा बाधा है बुआ, तो कौन है बुआ? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? अब सुनिएगा, अब जर्मनी के एकीकरण करने की बात आएगी कि नहीं भाई, जर्मनी का एकीकरण करना होना बहुत जरूरी है। जर्मनी का एकीकरण होना क्या है? बहुत जरूरी है। जब जर्मनी के एकीकरण करने की बात आएगी बुआ, तो वहां है बुआ, आएंगे वहां एकीकरण करने में, जर्मनी में एकीकरण करने में वहां के शिक्षक सारे विद्यार्थियों को जागरूक किए। किसान, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता था है, जैकब प्रिंट, काउंट हेंगेल, हमबोल्ट, इतने सारे क्रांतिकारी लोग सबको जागरूक किए, देश के जनता को जागरूक किए कि जगिए, देश के जनता, देश के निवासी जगो, देश में क्या लागू करो? लोकतंत्र। क्योंकि इटली में लोकतंत्र होते जा रहा है, फ्रांस में लोकतंत्र हो गया, अब यहाँ हमारे यहाँ भी क्या चल रहा है? रास्ता से चल रहा है। जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिख। कहता ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किए थे, है ना, काउंट हिंगेल। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन किया बुआ? काउंट हिंगेल। सुनिएगा बुआ, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन किए बुआ? काउंट हिंगेल। कौन बाबू? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, पूरा इतिहास के बारे में पूरा व्याख्या किए और सारे जर्मनी वाले निवासी को समझाएं कि देश में लागू करो कोची लोकतंत्र। कौन बुआ? लोकतंत्र। सुनो, जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण करने में 3 लोगों का योगदान है, बोलो कौन कौन लोग है बुआ? अरे इटली के एकीकरण करने में 3 लोग का योगदान है ना? तो सुनिएगा, ठीक जर्मनी के एकीकरण करने में इतने लोग, आंदोलन को भड़काने में, आंदोलन खड़ा करने में इतने लोग का। पहला है बुआ काउंट हिंगेल। कौन बुआ? काउंट हिंगेल। उसका नाम हमबोल्ट है। कौन बुआ? हमबोल्ट। तीसरा है जैकब प्रिंट। जैकब प्रिंट। सुनिए ध्यान से, रे लगा, 3 लोग। कहा जाता है बुआ कि जर्मनी में एकीकरण करना इतना आसान बात नहीं था जितना आप आसानी से पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ कितने क्षेत्र में बटे हुए थे? 300 राज्य, 300 प्रांत, 300 प्रधानमंत्री, और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? और प्रसा के राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम। सबसे कोई मतलब नहीं है। ये बता, जो मेने आदमी है वही डिस्टर्ब है, तो बाकी कोई कुछ कर सकता है? सबको आदेश कौन देने देगा? प्रेस है ना। अरे प्रेस है ना। अब प्रेस ने लड़खड़ाल है, तो कैसा हो सकता है? सुनिएगा बुआ, तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए वहां के किसान को इतने लोग, सुने, एक काउंट हिंगेल थे बुआ। कुछ थे? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की, पूरे इतिहास को लिखे और सारे जनता में बताएं कि देख भाई, अगर लोकतंत्र लागू नहीं हुआ तो देश में विकास नहीं हो सकता है, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अरे फ्रांस को देखो, इटली को देखो, लोकतंत्र होते जा रहे हैं, और यहाँ हमारे यहाँ राजतंत्र है। काउंट हिंगेल के पास में चलो है समझा भाई ओकरे कि मेरा राजा हुआ है, बोला चलो वहाँ, देख भाई हमारा ऐसा कोई मतलब ना। अब बता, मैंने आदमी ऐसे भड़ा, जैसे माने पापा को कोई योजना लाए, अब बोले पापा के पापा यहाँ ऐसे काम, लेकिन इस सबसे हमारा भी मतलब, तब फिर काम होगा? हो नहीं होगा। अब घर में मान ले मछली बना ले, मम्मी के मम्मी ने बनाता है, अब मम्मी लोग ले ले तो फिर सब फेंक फाक देबो हम, बता फिर मामले गड़बड़ होंगे, बन पाएगा? अब फिर अगर लाएंगे तो भी कला है,
है कि नहीं? सुन ध्यान से, लगा तो अपने कैसे कर सकते हैं यार? सुनिए, फ्रांस में हुआ प्रसा इतना शक्तिशाली राजा है प्रसा का, फ्रेडरिक विलियम, लेकिन वो करा लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। विचार ही सोच ही नहीं रहा कि लोकतंत्र लागू हो। तो बउआ एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, क्रांतिकारी व्यक्ति कहिए चाहे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहिए, जिनका नाम था कुछ काउंट हिंगे, काउंट हिंगे, काउंट काबुल नहीं, काउंट हिंगे। और काउंट हिंगेल जो है बउआ, उसने क्या किया? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की क्या की? व्याख्या की। इतिहास से, पूरे इतिहास के बारे में सबको, लोगों को समझा समझा के क्या किए? जागरूक। वहां के सारे किसान को, किसान देखो, किसान तो ज्यादा मात्रा में होता है, सब किसान को समझाए। देखो बुआ, देश में अगर लोकतंत्र के बारे में या कभी चुनाव लड़ना हो, रे सुनो, तो इतने लोग को खाली जागरूक करे। पहला शिक्षक, पहला कोची, दूसरा डॉक्टर, तीसरा खिलाड़ी, बड़े बड़े कलाकार, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा पब्लिक का सपोर्ट होता है। एक बार जिसको, अब ऐसे शिक्षक, बड़ा शिक्षक है कोई, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर, अब इतने बड़े शिक्षक को एक आदमी का नाम अगर बोल दे बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, तो सोचो कि फिर ओकरा जितना आदमी देखता होगा या जितने चाहने वाले होंगे, सब सपोर्टर होंगे ना, होंगे ना। दूसरा कलाकार, कोई कलाकार अगर आके बोल दे, जैसे मान लो कोई अजय देवगन आकर के या सलमान खान सही तो बोले आके खुलेआम यदि पब्लिक के सामने कि बहुत अच्छे नेता हैं, तो पूरे पब्लिक सपोर्ट करेंगे ना करेंगे। खिलाड़ी, क्रिकेटर, तो उसका जैसे विराट कोहली के इतने सारे फैंस हैं, अगर विराट कोहली अपने इंस्टा आईडी पर चाहे कोई पर पोस्ट कर दे कि बहुत अच्छे नेता है, तो समझिए कितने फॉलोअर्स उनको चाहने वाले हो जाएंगे। तो देश में कभी भी आगे चल के फ्यूचर में रहे, अगर फ्यूचर में कभी भी चुनाव लड़ना हो, तो क्रिकेटर, सिंगर, गायक, कलाकार, कोई बड़े आदमी का उससे खाली क्या चाहिए? आपको सपोर्ट चाहिए। इसलिए कोई नेता को देखिएगा, वो आप पहले चुनाव लड़ता था, बड़ा बड़ा कलाकार के बुलाता है। समझे बात को? सुनिए ध्यान से, लगा तो रे लड़का, काउंट हिंगे ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की क्या किए थे? बोलो बाबू, व्याख्या की। इसके बाद में बउआ वहां के सारे किसान, सारे शिक्षक, सारे छात्र और मूर्तिकार, सारे लेखक, कवि जो है कवि, सारे लोग को बुआ काउंट हिंगेल, अरे हमबोल्ट, जैकब प्रिन, इस सारे लोग बउआ एकजुट होकर के बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन तैयार किए। और जब क्रांतिकारी आंदोलन तैयार किए, सारे लोग को जब जागरूक किए, तो जागरूक करने के बाद 1834 ईस्वी में व्यापारियों के द्वारा, किसके द्वारा बुआ? व्यापारियों के द्वारा, सुनिएगा बुआ, एक जालवे ऋण नामक एक कोची बनाया गया, जालवे ऋण नामक एक संस्था बनाया गया, क्योंकि उसमें पैसा का भी दिक्कत हो रहा है ना। अरे लगा, सारे व्यापारियों के द्वारा, बोलो रे, सारे व्यापारियों के द्वारा जालवे ऋण नामक संस्था कब बनाया गया? वो 1800 में। अब सुनो, जालवे ऋण नामक, रे लगा, अरे बाप, जालवे ऋण नामक एक संस्था बना, वो किसके द्वारा बना बुआ? कब बना बाबू? 1834 में। बोले डायट संघ कौन लोग के थे बुआ? कौन लोग के रे? कैथोलिक लोग ना बाबू। अब सुनिएगा, इसके बाद में जालवे ऋण नामक एक संस्था बना, संघर्ष मैंने पूरा बना। बनने के बाद एक कहा जाए कि जर्मनी के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिनका नाम था हमबोल्ट। कुछ बउआ, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे जर्मनी के, बहुत बड़े विद्वान थे। कौन बउआ? हमबोल्ट। कौन थे? हमबोल्ट। सोचे, देश में किसान, कारीगर, मूर्तिकार, शिक्षक, सारे क्रांतिकारी लोग तब आंदोलन पे एकदम पूरा उत्साहित है, सब लोग इच्छुक है कोची के लिए, लोकतंत्र के लिए, कोची के लिए। तो उसने क्या किया? एक जगह चुना, सुनो रे, एक क्या चुना? जगह, कि कौन से जगह पे आंदोलन करना क्या होगा? सही होगा। तो उसने येना विश्वविद्यालय, कौन बउआ? कौन विश्वविद्यालय? येना विश्वविद्यालय।
एना विश्वविद्यालय को एक जगह बनाया और उसी जगह में सारे क्रांतिकारी लोग को बुलाया। सारे क्रांतिकारी लोग को किया, बुलाया, आइए सारे लोग, और एक बार बहुत बड़ा क्या किया जाए, जन आंदोलन किया जाए। तो कि जन माने लोग होता है, और आंदोलन तो समझ में करते हैं, पढ़ा है, जब सबका मांग क्या हो, सबका मांग एक हो तो क्या कहते उसे, और आंदोलन होगा तो फिर परिवर्तन होगा कि ना होगा, क्रांति कर सकते हैं उसको। सुनिएगा, अरे लगा विद्रोह किसे कहते हुआ, सबका मांग। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे थे, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का इतना बार रिकॉल करेंगे बुआ कि आपको समझ में आज ही यहीं पर आ जाए, क्योंकि अगर इस समझ में नहीं आया तो कल बिस्मार्क आपको एकदम पूरा पार कर जाएगा, कितु समझ में नहीं आया। अगर आप इतना बार रिकॉल कर रहे हैं और उसके समझ में अगर आ जाता है तो समझ ले कि बल्ले बल्ले कल का क्लास। देखिए, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करने में बुआ सबसे बड़ा क्षेत्र, अगर 4 क्षेत्र को पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है ना। उत्तरी एरिया में कौन लोग निवास करते थे बुआ, प्रोटेस्टेंट लोग कौन धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म। जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में कौन सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रसा। जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे 300 में सही है ना, कह सकते हैं ना। उसका सबसे बड़ा राजा कौन था बुआ, उत्तरी जर्मनी के अगल बगल का एरिया क्षेत्र कौन है बुआ, नॉर्थ और। अब सुनिए, जर्मनी के दक्षिणी एरिया की बात करते हैं, तो जर्मनी के दक्षिणी इलाका में, जर्मनी के दक्षिणी इलाका में है ना, कौन लोग निवास करते थे, बोलो मेरे भाई बहन, कैथोलिक लोग रहते थे। और ये कैथोलिक लोग जो थे बुआ, इसके एक संघ चलता था, तो कौन संघ था बुआ, और जर्मनी के दक्षिणी एरिया में कौन कौन एरिया बुआ, जर्मनी के पूर्वी इलाका में कौन सी बुआ, पश्चिमी में क्या बुआ, फ्रांस, पश्चिमी में क्या बुआ, जर्मनी के पश्चिम में कौन बुआ, फ्रांस। और फ्रांस में लोकतंत्र लागू हो गया है, बोलो इटली में लोकतंत्र हो गया है। अब बोलो वो चौहद्दी न पढ़े रे, अगल बगल में जब लोकतंत्र लागू हो जाएगा, ये बताओ तू हमारे पड़ोसिया है, बोलिए बउआ। अरे सुनिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया, बोलो वो काउंट हिंगेल ने ना। उसका जर्मनी कितने क्षेत्र में बटा हुआ बुआ, 300 क्षेत्र में, और 300 क्षेत्र में बटा हुआ तो 300 राजा होगा, 300 प्रधानमंत्री होगा, 300 उसका अपना अपना प्रजा होगा। उसमें से सबसे विकसित, सबसे ज्यादा कौन था, कौन बउआ, प्रसा था। कौन था, प्रसा था। अब सुनिएगा, प्रसा जब था बउआ, लेकिन प्रसा के शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम। एकरा कोई लोकतंत्र से मतलब था, क्या ये चाहता था कि लोकतंत्र हो, नहीं ना बउआ। अब सुनिए, अरे यहाँ देखिए, कहा जाता है बउआ कि जर्मनी में अगर एकीकरण करने का अगर योगदान है तो ये 3 लोगों में कर सकते हैं, ऐसे तो है सबका, काउंट हिंगेल, हमबोल्ट और जैकब प्रीन है। सुनिए, जर्मनी में एकीकरण करने के लिए वहां के शिक्षक, किसान, मूर्तिकार, कलाकार, सुनिएगा वो कलाकार, जैकब प्रीन, हमबोल्ट, काउंट हिंगेल और बाकी अन्य लोग, छात्र और बाकी अन्य लोग, सबको जागरूक किया गया और सब लोग बात को क्या कर गए, मान गए कि नहीं लोकतंत्र बढ़िया है, लोकतंत्र क्या है, बढ़िया है, राजतंत्र बढ़िया नहीं है। सब लोग मान गए। जब सब लोग मान गए तब बोला गया कि एक बहुत बड़ा संघ बनाया जाए। तो व्यापारियों के द्वारा जालवे ऋण नामक क्या बनाया गया, संस्था बनाया गया। और कब बनाया गया पूरा, 1834 में जालवे ऋण नामक क्या बनाया गया। अच्छा, गुप्त दल कैसा दल था रे, वो अलग दल है ना, हाँ,
लेकिन 1834 में व्यापारियों के द्वारा जालबेरी नामक क्या क्या बना हुआ संस्था बना। और पूरे जर्मनी का ऐसा कह सकते हैं सबसे बड़ा विद्वान कौन था बुआ? हमबोल्ट। कौन था बुआ? हमबोल्ट ने ये बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए कौन सा जगह चुना बाबू? येना विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? येना विश्वविद्यालय। और येना विश्वविद्यालय के चुनने के बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए प्लान बना। और जब प्लान बना, सुनो रे, तब जा करके सब लोग बतियाया फ्रेडरिक विलियम्स कि देखिए आप सिर्फ हमको सपोर्ट करिए, आंदोलन हम लोग करेंगे, आप ये पूरे जर्मनी आपकी बात मानती है। पूरे जर्मनी आपकी क्या करती है? बात मानती है। पूरे जर्मनी आपकी बात मानती है, इस बात को आप समझिए। और पूरे जर्मनी के लोग आपकी बात मानते हैं तो आप जो कहेंगे वही होगा। तो बोला भाई रे हमरा इस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमरा लोकतंत्र से लेना देना नहीं, तुमने के तोनी के जे करना जो करो। वो जब मेरे आदमी सपोर्ट नहीं है तो आगे आंदोलन होगा बड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब जनता जागरूक होल है अब फिर रोक दीजिएगा तो वैल्यू गिर जाएगा ना आपका, फिर जनता वैल्यू देगा। अब सोचा ये सब इस तीनों सोचा कि जो होगा जाने दो, लेकिन ये बात जनता को खाली नहीं बोला कि राजा सपोर्ट में नहीं है। आंदोलन कर दिया तो खबर गया मेटरनिक के। मेटरनिक वही जैसे पहले करता था वैसे फिर कर दिया। मेटरनिक अरे एक बुआ मार्क्सवादी नीति लाया, क्रूर नीति। कौन नीति बुआ? मार्क्सवादी नीति। मार्क्सवादी क्रूर नीति लाया और क्रूर नीति के दल के भून सबके मार सबके दम। इतना कूटा पीटा गया कि वो आंदोलन बुआ दम भंग हो गया। आंदोलन को कौन खत्म कर दिया? मेटरनिक। जर्मनी में बउआ अरे देखो पहली बार में सबको सफलता मिला नहीं, पहली बार में सबको क्या मिला? नेपोलियन बोनापार्ट से सीखिए, अरे मेजनी से सीखिए। तो बउआ असफलता मिला। अब बउआ जर्मनी के सारे जनता दम रुष्ट हो गए। केकरा से बउआ? बोला अगर इस सपोर्ट कर देता तो मेटरनिक के औकात है ना रे। अब बउआ कोई बात नहीं, भगवान सुन लिए सब जनता के बात, सब जनता के बात को कर लिए, सुन लिए। 1848 में फ्रेडरिक विलियम राम नाम 1848 में कोच बुआ मर गया। पूरे कोई मरता है तो रोता है, लेकिन ये मरा तो सारा जनता को चिकन लगा हंसना कि वाह अब काम बनेगा, अब काम बनेगा। क्योंकि फ्रेडरिक विलियम की क्या हो गया है? मौत हो गया। और कब मरा बुआ फ्रेडरिक विलियम? 1848। फ्रेडरिक विलियम के मर जाने के बाद, सुनो रहने लगा, फ्रेडरिक विलियम के मर जाने के बाद प्रसा के गद्दी पर एक नया शासक आया और जिसका नाम रखा गया विलियम प्रसा की प्रथम रे। देखो किताब में प्रसा दे हो विलियम प्रसा। सुनो रे बुआ ध्यान से, प्रसा है कि प्रथम है रे? सुनिएगा रे, जैसे प्रसा के क्षेत्र का नया कौन बना बुआ? विलियम। इसलिए नाम रखा कुछ विलियम है ना तेरे? विलियम प्रसा। अरे विलियम प्रसा ना। चलिए सुनिए रे बुआ, बोलो बंद कर लगा। किसके मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? देखो गलत करिएगा तो जाते दिन रहिएगा। फ्रेडरिक विलियम बात माना जनता के? बोलो रे नहीं ना बात माना। और फ्रेडरिक विलियम जब बात नहीं माना, अगर फ्रेडरिक विलियम बात मान लेता तो एक राते भर में लोकतंत्र लागू होता कि नहीं होता? लेकिन एक लोकतंत्र को जब बहुत बड़ा जन आंदोलन को असफलता मिला, कौन कुचल दिया बुआ? अरे क्या काउंटिंग हम वोट जयकम प्रिंट फिर से जनता को जागरूक कर लेंगे? बोलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार बहुत बड़ा संघ तैयार करने में बहुत समय लग जाता है और उसमें भी असफलता हाथ लगा, क्योंकि सपोर्ट किसका नहीं था?
अब जब फ्रेडरिक विलियम कब मारा बउआ, सारे जनता हंसने लगे। अरे कोई मरता है तो रोता है, लेकिन ये मरा तो जनता खुश हुआ, बोला वाह बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ जो मर गया। अरे और जब फ्रेडरिक विलियम मरा तो प्रसा, सुनिएगा, अरे फ्रेडरिक विलियम के मरने के बाद प्रसा की गद्दी पर कौन बैठा हुआ, विलियम, कौन बैठा, और विलियम प्रसा जब गद्दी पर बैठा तब बोला कि विलियम प्रसा एक राष्ट्रवादी, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक विचार का आदमी था। इसने बउआ, अरे इसने विक्टर इमैनुअल को याद किया। देखो इतिहास पढ़ेगा तभी सीख मिलेगा। इसने विक्टर इमैनुअल को याद किया, बोला कि विक्टर इमैनुअल इटली में जब था तो इसने एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति का सहारा लिया था, और कौन था वो, कौन था, तो विलियम प्रसा भी दिमाग लगाया और बोला हमें एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता है। प्यार से नहीं बउआ, अब हथियार से करना पड़ेगा। अब देखो, कल बल छल तब धरती पर चल। ज्यादा ईमानदार रहिएगा तभी दिक्कत है, और ज्यादा अगर बदमाश रहिएगा तब भी दिक्कत है, समझे ना। सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ करिए परिस्थिति के अनुकूल। अरे लड़का बाबू सुनिए, फ्रेडरिक विलियम के बाद बहुत बड़ा, अरे लोकतांत्रिक, देखते हैं क्रिकेट मैच में कभी कभी वो डीआरएस भी लेने पड़ता है, डीआरएस लेके भी क्रिकेट में सफलता मिल जाता है कि नहीं। अब ज्यादा अपने आप को प्राउड महसूस करेगा कि डीआरएस कभी नहीं लेगा, तो कभी कभी छल, कल बल छल करना पड़ता है कि नहीं। देखिए बार धोनी के मैच देखिएगा, क्या हुआ ना, अरे चुप, क्या हुआ ना, बुआ कि मारा ना तो लगा ना क्रिकेटर को, बैट्समैन को आगे बढ़ गया, तो बैट्समैन को लगा ना कि गेंदबाज छोड़ दिया है, तो धोनी ऐसे से कर लगा गेंदबाज के, और गेंदबाज ऐसे पड़ी था, उठाया फिर तो छल किया कि नहीं किया, एक कहते छल, अरे एक कोची कहते हैं छल। तो कल बल छल तब धरती पर चल। कुछ लोग प्यार से नहीं मानते हैं, कुछ लोग प्यार से भी मान जाते हैं, कुछ लोग अगर प्यार से नहीं माने उनको हथियार से मानना पड़ता है, और जो प्यार से मानते उसको हथियार की जरूरत भी नहीं है। सुनिए, तो विलियम प्रसा किसके मरने के बाद आए, फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक विलियम के बाद गद्दी पर विलियम प्रसा जब आए तो लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राष्ट्रवादी विचार के थे। इसने बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति को खोजा, और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति कौन मिला हुआ, बिस्मार्क। कौन मिल गया, और बिस्मार्क यदि मिला तो फिर सबसे बड़ा आदमी मिल गया। देखो मेटरनिंग बोला था कि देश में क्रांति लाना हो तो क्रांति के नेतृत्व करता, सॉरी मेजनी बोला था कि देश में क्रांति लाना हो तो क्रांति के नेतृत्व करता नवयुवकों के हाथों में। देखो कितना बड़ा समय खराब हो जाए, अगर युवा सपोर्ट खाली रह गया ना तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती है, सिर्फ युवा। देखते हैं नौकरी में रखा ही बूढ़ा आदमी के विचार करता, युवा के रखता कि नहीं रहता, रखता है ना युवा के। युवा बहुत जरूरी है, युवा सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट मिलना सबसे बहुत बड़ी बात होता है। और बुआरे विलियम प्रसा किसको बड़ा चुनेगा, वो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति को, कूटनीतिज्ञ वगैरह कहते हैं मास्टर माइंड आदमी, मास्टर। सुनिए, आपके पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन एगो आदमी को रख लिए कि तुम सिर्फ हमको खाली दिमाग बताओ, तुमको सैलरी देंगे 50,000, खाली तुम हमको दिमाग बताओ कि कैसे से कैसे हम काम करें तो और डेवलप करेंगे। जैसे सुनिए, रे राजा देखिएगा मंत्री को रखता है ना, रे मंत्री को करता बुआ, सलाह देता है, खाली राय देता है कि ऐसे करिए ऐसे करोगे, पेमेंट मिला है, मिलता है, पेमेंट मिलता है। इसीलिए वो आज, रे कोई भी आदमी कामयाब होता है सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति का उसका क्या रहता है, सपोर्टर रहता है। तो विलियम प्रसा जब गद्दी पर आया तो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति किसको चुना हुआ, बिस्मार्क। और बिस्मार्क की कहानी हम लोग कल सुनेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर इसको लिखवाएंगे अभी हम।